बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 यहाँ से शुरू करेंगे। पिछला हमने कवर कर लिया सब कुछ। रही बात एमसीक्यूज़ की, तो इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा और हर टॉपिक से जितने भी पास पेपर एमसीक्यूज़ आए हैं उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। The moles and chemical equation topic of the today. When iron react with sulfur, it produce iron sulfide. The equation is, यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आयरन रिएक्ट करता है विथ सल्फर, ठीक है, इट प्रोड्यूस आयरन सल्फाइड। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? आयरन सल्फाइड। द इक्वेशन इज, उसकी इक्वेशन ये है। दिस इंडिकेट दैट इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन एंड सल्फर आर नीडेड टू रिएक्ट, ठीक है, ये सिंपल है। वी नो दैट 1 मोल ऑफ आयरन 56 ग्राम and 1 mole of sulfur 32 gram contain the same number of atom. Reaction of these amount will give 1 mole of iron sulfide 88 gram, ठीक है। यहाँ पर बस आपको यही समझा रहे हैं कि एक रिएक्शन है, उसमें जितने मोल लेफ्ट साइड पर होंगे उतने मोल जितना ग्राम लेफ्ट साइड पर होगा एक सब्सटेंस का उतना ही राइट हैंड साइड पर होगा। यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, उसके बारे में कहा जा रहा है। दिस मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये जो 56 ग्राम है, 32 ग्राम है, जिसको जब हम ऐड कर देंगे तो 88 ग्राम है आ जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड पर भी इक्वल है और राइट हैंड साइड पर भी इक्वल है। दिस इज इन अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, which state that matter यानी mass can neither be created nor destroyed during a chemical reaction. In chemistry calculation, we frequently need to calculate the relationship between reactant or product. Chemistry में जितने भी calculation है, we frequently need to calculate relation between reactant और product. ये रिएक्टेंट है हमारे पास और ये प्रोडक्ट है, इसके दरमियान हमें रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है इन अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी नो द मास ऑफ वन रिएक्टेंट, अगर हमें पता है मास ऑफ वन रिएक्टेंट, वी कैन फाइंड हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म इफ द रिएक्टेंट इज फुली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट की मकदार मालूम है तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा जब ये फुली कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। At the same time, we can know how much of a second reactant is required. हमें ये भी यानी हमें ये रिएक्टेंट की मकदार मालूम है, हमें ये भी मालूम हो सकता है कि हमें ये सल्फर कितना चाहिए, ठीक है। Fully react with the first reactant. A chemical equation must therefore be balanced because it indicates the number of moles of reactant and product involved in the reaction. तो इसलिए केमिकल जो इक्वेशन है वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। देयर आर वेरियस वे ऑफ डूइंग दिस कैलकुलेशन बिकॉज क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस आइदर इन मोल्स और इन मास। तो यहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़े हैं, वेज है जिसकी वजह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस, हम मोल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और मास यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। The stoichiometric calculation can be carried out by the following step. इन जो नीचे जो following step है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ले। जिसने भी stoichiometric calculation हमने करना है इसी स्टेप को बुनियाद रखकर करना है। राइट करेक्ट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि करेक्ट और बैलेंस केमिकल इक्वेशन राइट करेंगे। कन्वर्ट द मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इनटू मोल। जो मास हमें गिवन होगा जिस भी क्वेश्चन में, उसको हम सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग विद मोलर मास। और जो फार्मूला हमने स्टडी किया कि n इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। इस फार्मूले से हम मास को कन्वर्ट करेंगे। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस यूजिंग देयर कोएफिशिएंट एंड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे? कैलकुलेट द मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस, ठीक है, यूजिंग देयर कोएफिशिएंट। इनके कोएफिशिएंट को यूज करते हुए हम मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। ये आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। कन्वर्ट द मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस इनटू मास, ठीक है। फिर वो जो मोल्स में आपको आंसर आएगा उस मोल्स को फिर आपने आखिर में मास में कन्वर्ट करना है, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है मोल मोल कन्वर्जन। मोल मोल कन्वर्जन क्या है? वो एक
you are given the mole of one substance, you can calculate the mole of other substance। ये कह रहे हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, यहाँ वहाँ पर आपको एक सब्सटेंस का मोल दिया गया है, तो इस उस एक से आप दूसरे का मोल मालूम कर सकते हैं। इफ़ यू आर गिवन द मोल ऑफ वन सब्सटेंस, आपको एक सब्सटेंस की मोल दिया गया है, यू कैन कैलकुलेट द मोल ऑफ अदर सब्सटेंस। ठीक है, ये सिंपल है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 1.5 क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। ऑक्सीजन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। ठीक है, ये पोटाशियम क्लोरेट है, जब हम इसकी डीकम्पोजिशन करते हैं, बी ग्राउंड करते हैं, तो हम इससे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑक्सीजन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हाउ मेनी मोल्स, हमने मोल्स फाइंड करने ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ पोटाशियम पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, हमें पोटाशियम क्लोराइड के मोल्स दिए गए हैं, हमें कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के मोल फाइंड कर ले। ठीक है, तो यही मोल मोल कन्वर्जन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर आपको इक्वेशन भी दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया गया है कि 2KClO3 2KCl + 3O2। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसको बैलेंस करना है, तो ये बैलेंस है। कैसा बैलेंस है, यहाँ पर देखिए तो हमारे पास 2 क्या है, पोटाशियम है, यहाँ पर भी देखिए 2 पोटाशियम और नहीं है। ठीक है, क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन हमारे पास 2 है। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ये हमारे पास क्या बनता है, 3 2 और 6। ठीक है, तो 6 ऑक्सीजन है हमारे पास, और यहाँ पर हम देखें 3 2 और 6, तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो हमने सबसे पहला जो काम करना था वो ये है कि करेक्ट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कि ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, कन्वर्ट, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप था कि कन्वर्ट द मास ऑफ गिवन सब्सटेंस इनटू मोल बाय डिवाइडिंग विद मोलर मास। लेकिन यहाँ पर दूसरा स्टेप भी हमारे पास सॉल्व कर दिया गया है, वो हमें ऑलरेडी मोल्स में दिए गए हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट द मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस यूजिंग देयर कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हमने ये स्टेप करना है। वी हैव द कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम इस सबसे पहले हम किसको देखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए कि 2 पोटाशियम क्लोरेट, तो मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट हमें अप्रॉक्सीमेटली कितना ऑक्सीजन देता है, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 3 मोल। अब हमें हमारे पास गिवन ये कि अगर हम 1 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट हमें कितना ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर ले कि हमें 2 मोल कितना दे रहा है, 3 मोल। ठीक है, अब वो हम 1 मोल के लिए फाइंड करना चाहते हैं, तो 1 मोल हमारे पास कितना देगा, वो एक से हमें मालूम करना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 × 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3/2। तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे, 3.2 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ये तो हमने 1 मोल के लिए फाइंड कर लिया। अब हमने हमारे पास जो क्वेश्चन में है उसमें कह रहे हैं कि 10 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट हमें कितना ऑक्सीजन देगा। तो आप सिंपल ये करेंगे 3 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे हमें क्या कर लिया कि हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड का मोल दिए गए थे, और हमने ऑक्सीजन का मोल फाइंड कर लिया। इसको मोल मोल कन्वर्जन कहते हैं। इस अगर आप ये स्टेप नहीं समझे, तो ये यहाँ पर देख ले कि हमारे पास 2 मोल कितने देते हैं, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास 10 मोल कितना देगा। ठीक है, यहाँ पर दोबारा राइट कर ले, आपकी कन्फ्यूजन इसमें बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं, इसलिए हम इसको सही तरीके से और आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कह रहे हैं कि 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट हमारे पास 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, अब 10 मोल कितने देंगे, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर x लगाएंगे, यानी हमने ऑक्सीजन की मोल फाइंड करने के 10 मोल पोटाशियम क्लोरेट हमारे पास कितना देगा, तो ये हमारे पास ना मालूम है, इसको हमने मालूम करना है, तो इसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 10 और 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 10 को क्या करें, कैंसिल करें, 2 1 और 2 2 2 और 4 2 3, ऐसे 2 4 जाए 2 5 जार 10। ठीक है, और 5 1 जार 5 5 2 और 10 5 3 और 15, तो कितना आएगा, 15 मोल। और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। यहाँ पर भी 15 मोल और यहाँ पर 15 मोल, ये आपको क्लियर होगा इंशाल्लाह। या उसके बाद आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम खुद से करना है और सेल्फ असेसमेंट भी करना है। ठीक है।
उसके बाद हम करेंगे मोल मास कन्वर्जन। तो इफ यू आर गिवन इन द मोल ऑफ द वन सब्सटेंस, अगर आपको मोल ऑफ वन सब्सटेंस गिवन हो, यू कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अदर सब्सटेंस। तो आप मोल ऑफ अदर सब्सटेंस फाइंड कर सकते हैं। मोल मास कन्वर्जन में हम क्या करेंगे कि आपको एक का मोल दिया गया होगा और आपको कह रहा होगा कि मास ऑफ अदर सब्सटेंस फाइंड कर ले। तो उसके लिए हम एग्जांपल की तरफ आते हैं कि एग्जांपल से हम किस तरह फाइंड करेंगे। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस बाय थर्मली डिकम्पोजिंग 8.8 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अपने ग्राम यानी मास में फाइंड करने के हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस बाय थर्मली डिकम्पोजिंग 8.8, यानी मोल दिया गया है और आपने मास फाइंड करना है। इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, मोल मास कन्वर्जन। ठीक है, सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन राइट करेंगे, फिर उसमें जो है वो सबको बैलेंस करेंगे। फिर मोल मास कन्वर्जन में क्या करेंगे, प्लस वी डू अ मोल मोल रेशो। सबसे पहले हम मोल मोल रेशो करेंगे, कैलकुलेट एंड देन कन्वर्ट द कैलकुलेटेड मोल इनटू ग्राम एट द एंड। ठीक है, और जो कैलकुलेटेड मोल है उसको फिर आखिर में ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। दिस फॉर्म बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये जो मोल मोल रेशो जो है वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से करेंगे। यहाँ पर वही सिंपल सा तरीका है कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखे कि हमारे पास 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये हमने कहाँ से डिराइव किया, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डिराइव कर दिया। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको एमसीक्यूज में दिया गया होगा। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। सो अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन होती तो कमेंट कर ले, मैं आपको सिखा दूंगा कि आपने किस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन को राइट करना है और किस तरह से इसको बैलेंस करना है। ठीक है, इसका आसान मेथड होगा, मैं आपको बता दूंगा। 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट अप्रोक्सीमेटली हमें कितना देता है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, सो 8.8 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट हमें कितना देगा। ठीक है, उसको तो यहाँ पर तो डायरेक्ट कर लिया है, मैं आपको इस तरह से समझा था कि 1 मोल जिंक कार्बोनेट 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, अब हमारे पास आज क्या है कि 8.8 मोल हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो वो 8.8 और डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा ना। तो हमारे पास 8.8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अब हमने इस मोल को क्या करना है, मास में कन्वर्ट करना है। तो और किसका मोल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोल है। और फार्मूला हमारे पास क्या है, N इज इक्वल टू एम, यह इसे मास इन ग्राम। ठीक है, और जो कि हमें गिवन है। ठीक है, वो नहीं 8.8 मोल हमें गिवन है, इस मास को हमने फाइंड करना है। ठीक है, और मोलर मास हमें मालूम है, वो हम फाइंड करेंगे, वो मैंने आपको तरीका बताया था। तो हम इस फार्मूले को अब रीअरेंज करेंगे। तो अब जो मोल हमने मास इन ग्राम फाइंड करना है, तो ये मोलर मास जो है वहाँ पर जाएगा। तो ये इस तरह से इस फार्मूला बन जाएगी N/M। ठीक है, तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और हम क्या करेंगे, मोल को अब मास में कन्वर्ट करेंगे। नाउ कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्राम यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, फार्मूला को हम यूज करते हुए यहाँ पर ये फार्मूला दिया गया है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास इन ग्राम पर मोल। ठीक है, सो मोलर मास सबसे पहले फाइंड करते हैं, कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन। कार्बन का हमारे पास 12 है और ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, तो इसलिए हम 2 × 16 लिखते हैं। और जो हमारे पास मोलर मास आता है वो 44 ग्राम पर मोल आता है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज इक्वल टू मोल्स एंड टू मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 8.8 मोल है जो कि हमने फाइंड कर लिया। फिर हमें जो नेक्स्ट है वो 44 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास जो है यहाँ से आखिर में आंसर क्या है, 387.2 मोल। अब आपने इस तरह से कैलकुलेशन कैसे करना है विदाउट कैलकुलेटर। अगर आप इसकी भी वीडियो चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आपने इस तरह की कैलकुलेशन कैसे करना है, तो फिर भी आपने कमेंट करना है। ठीक है कि तो उसके बाद मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप इस तरह की कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 1.7 है, उसको भी आपने खुद सॉल्व करना है। ये बहुत आसान है। उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये भी आपने खुद करना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है मास मास कन्वर्जन। मास मास कन्वर्जन में हमारे पास क्या है, अब यू आर गिवन द मास ऑफ वन सब्सटेंस। अगर आपको वन सब्सटेंस की मास दिया गया, यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ अदर सब्सटेंस। आप मास ऑफ अदर सब्सटेंस फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है,
तो हमारे पास जो एग्जांपल 1.8 है वो कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। यहाँ पर देखिए, यह जो गिवन डेटा है इससे भी ये आपको क्या है, मास में दिया है और आपसे पूछ भी रहे हैं कि मास फाइंड कर ले, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं मास मास कन्वर्जन। व्हेन इट रिएक्ट कंप्लीटली विद ऑक्सीजन गैस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन भी आपको दिया गया है कि पूरे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, आपको कितने देते हैं, 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सही शो। यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो है कन्वर्ट 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इनटू मोल्स। यहाँ पर आपको जो मैंने पहले स्टेप बताए थे उसमें वो जो पहला स्टेप था वो था बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर दूसरा स्टेप था कि आपको जो गिवन मास होगा आपने उसको सबसे पहले क्या करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला क्या होगा कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आप याद कर लें, ठीक है। तो कन्वर्ट 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इनटू मेटल मोल्स, ठीक है। मोल्स को हम कन्वर्ट करते हैं। तो मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या है हमारे पास, 27 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम हमारे पास गिवन है, मोलर मास हमें पता है कि क्या है एल्यूमिनियम का, 27 ग्राम पर मोल। अगर इसको भी आपने याद करना है तो वो भी बता दें, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि आपने किस तरह से याद करने हैं हर एक मेटल और एलिमेंट के मोलर मास, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आपको आपके साथ आगे 0.54 मोल, ठीक है। यूजिंग कन्वर्जन पे इक्विवेलेंस फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमने यूज करना है और हमने क्या फाइंड करना है, ये रेशो बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 मोल, यहाँ देखें 4 मोल एल्यूमिनियम से हमें कितना 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है, ठीक है। या बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप देखें 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हमारे कितना दिया है, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ पर हम राइट भी कर ले कि 4 मोल हमारे पास कितना देता है, 2 मोल, ठीक है। अब देयर पास 0.54 मोल, 0.54 मोल हमें कितना देगा, 0.54 मोल हमें कितना देगा, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 इंटू 0.54 डिवाइड बाई 4, जिससे जो आपको आंसर आएगा वो आ गया 0.27 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आपने यहाँ हमें आंसर आ गया लेकिन ये मोल में है। अब हमने इस मोल को वापस क्या करना है, मास में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करता है, फाइनली वी कैलकुलेट द मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस बाय कन्वर्टिंग 0.27 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इनटू ग्राम। फॉर दिस वी नीड मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, व्हिच इज मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम किस तरह पाएंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो वो हमारे पास जो आंसर आता है 102 ग्राम पर मोल आता है। सो मास ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस मोल इनटू मोलर मास। मोल हमने फाइंड कर लिया, मोलर मास हमने निकाल लिया, तो इसे हमारे पास जो आंसर आता है फाइनल आंसर वो 27.54 ग्राम आता है और यही हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। और अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम अपने खुद सॉल्व करना है। उसका आंसर 1255.32 ग्राम आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब तो ये कैलकुलेशन हमने कर लिया है और इसमें मास मास और मोल मोल कन्वर्जन ये सब था, लेकिन हम अब गैसेस के लिए किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो तो वॉल्यूम में होगा ना, गैसेस हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं। तो जब गैसेस आते हैं इसलिए कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस, अब इसको हम स्टडी करेंगे कि हम किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं जिसमें गैसेस हो। वे नॉट ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड और लिक्विड को हम ग्राम और मोल में मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें सॉलिड और लिक्विड हो, उसमें गैसेस भी हो सकते हैं। फॉर दूस रिएक्शन इन विच गैसेस आर इन्वॉल्व इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू मेजर वॉल्यूम देन मासेस। तो फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में मेजर करेंगे एज कम्पेयर टू मासेस। एंड गैसेस रिएक्शन weighing of gases as compared to solid and liquid is relatively typical, ठीक है, डिफिकल्ट होता है। इट इज़ मच easier to measure
the volume of gases is gases very little ठीक है, but we need to know how the given mass volume of a gas is related to the number of atom or molecule present। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हमें ये पता हो कि द गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ एटम, यानी एक वॉल्यूम है इसमें कितना नंबर ऑफ एटम होगा या मॉलिक्यूल होंगे प्रेजेंट होंगे। सो फॉर दिस वी टेक हेल्प फ्रॉम दी एवोगैड्रो लॉ। तो इससे इसलिए हम एवोगैड्रो लॉ से हेल्प लेते हैं कि हमें मालूम हो जाए कि एक गिवन वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल होंगे। इसलिए हम किससे मदद लेंगे? एवोगैड्रो लॉ से। विच स्टेटेड एवोगैड्रो लॉ आप क्या कहते हैं? दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, हम मुख्तलिफ गैसेस लेते हैं और इसकी इक्वल वॉल्यूम लेते हैं एट द सेम टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर हम क्या कहते हैं रखते हैं सेम, और प्रेशर भी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल। तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल और एटम होंगे। इसे सिंपल वर्ड में हम समझते हैं कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मुख्तलिफ, ये दोनों मुख्तलिफ गैसेज हैं, इसमें इसको हमने एक बीकर में ले लिया, ठीक है, और इसका हमने वॉल्यूम क्या कर लिया? सेम कर लिया, और टेम्परेचर और प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा, सेम रखा। तो जितने भी एक वॉल्यूम में जितने ऑक्सीजन के एटम होंगे उतने ही हाइड्रोजन के भी होंगे। यू विल स्टडी दिस लॉ इन मोर डिटेल इन यूनिट नंबर 4। हम एवोगैड्रो लॉ को यूनिट नंबर 4 में डिटेल से स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। It has been found experimentally that 1 mole of any gas at standard temperature 0 degree centigrade or 273 and pressure 1 atmosphere or STP, standard temperature and pressure, occupy a volume of 22.4 decimeter cube। ये आपने याद करना है, ये टेम्परेचर भी याद करना है। वही ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर दिया गया है, फाउंड कर दिया गया है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, यानी आपने एक मोल ले लिया, वो कैसा भी गैस हो, कौन सा भी गैस हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर से मुराद क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक है रूम टेम्परेचर 25, लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने क्या लेना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4। यहाँ पर दो टेम्परेचर की जिक्र कर दिया गया है। एक है स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर या 273 वाले टेम्परेचर को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं। और दूसरा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या STP, ठीक है, STP। और दूसरा है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 डेसीमीटर क्यूब। फर्दर प्रोसीड करने से आपने ये जो टिडबिट है इसको लाजिमन याद करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। आप इसको के नोट से लिख कर अपने सामने रख सकते हैं, ठीक है। यह है यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पर याद रखें कि आपको कंफ्यूजन के लिए आपको 1 लीटर दिया जाता है, और 1 लीटर क्या है? 1 डेसीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो आपने इससे कंफ्यूजन नहीं होना। 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब एक ही चीज़ है, ठीक है। 1 लीटर तो इक्वल होते हैं 1000 ml के, ठीक है। 1000 ml और 1 लीटर भी इक्वल होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब और 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये भी इक्वल होते हैं। ये आपने ये 3 से कन्वर्जन आपने याद करना है। ये तो आसान है कि 1 लीटर कितने के बराबर होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब के। 1 लीटर कितने के बराबर होते हैं? 1000 ml के, ठीक है। और 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे MCQs आ सकते हैं जिसमें आपको कन्वर्जन होगी, तो आपने इसी को स्टैंडर्ड रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। दिस इज कॉल्ड द मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस STP, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस STP, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ अप्लाइज टू ऑल गैसेस। एवोगैड्रो लॉ जो है वो अप्लाई होते हैं ऑल गैसेस के लिए। सो मेकिंग यूज ऑफ दिस पिक इट इज़ easier टू कन्वर्ट द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इनटू मोल। सो इस पिक को नज़रअंदाज रखते हुए इट इज़ easier, हमारे पास ये आसानी पैदा होता है टू कन्वर्ट द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इनटू मोल्स, ठीक है। कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस हम मोल को कन्वर्ट कर सकते हैं, या आर मोल्स को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशनशिप। आपको कि कौन सा रिलेशनशिप याद करना है? ये रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद करना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इज इक्वल टू वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम हमारे पास क्या है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब फुल मोल एट STP।
यानी आपको अगर एमसीक्यू आता है तो आपको क्या होगा, वॉल्यूम दिया गया होगा और मोलर वॉल्यूम आपने वैसे भी याद करना है, वो आपको याद हो जाएगा। और आपको कहा कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, तो आप इसमें वीडियो पुट करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपको कहा कि वॉल्यूम फाइंड करें, मोल और मोलर मास वॉल्यूम आपको गिवन हो, तो आप इसको वहाँ पर ले जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और यहाँ पे आपको वॉल्यूम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है, इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्ट सल्फर बर्न इन ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इक्वेशन है। 15 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न, व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये गैसेस है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या है, गैस है। ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एट एसटीपी। तो सल्फर हमारे पास 1 मोल 1 मोल 1 मोल सब एक एक मोल है। ठीक है, तो इसकी मास क्या है 32 ग्राम, और इसमें जो वॉल्यूम है इसकी, गैसेस है, ये सॉलिड है, इसके लिए हम वॉल्यूम नहीं लिख सकते। ठीक है, ये गैसेस है, इसके लिए हम वॉल्यूम लिखेंगे। तो ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब और ये भी 22.4 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर बर्न। ठीक है, तो हम किस तरह से फाइंड करें, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स में हमने कन्वर्ट करें फ्रॉम द इक्वेशन। 1 मोल ऑफ सल्फर कितने के बराबर होता है, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड देता है, तो 0.469 सल्फर हमें कितना देगा, तो वो भी 0.469 देगा। ये आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, वो जो क्रॉस मेथड है, लेकिन ये पर कॉमन सी बात है, अगर 1 मोल ऑफ सल्फर 1 मोल देता है तो 0.469 मोल ऑफ सल्फर 0.469 ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड देगा ना। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, हमने अब मोल्स फाइंड कर लिए, हमने क्या करना है, वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो मोल्स की जगह हम मोल्स पुट कर लेंगे, मोलर वॉल्यूम हमें मालूम है और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो इस तरह से ये वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, एग्जाम्पल 1.1 को आपने खुद सॉल्व करना है, इसी तरह से सोल्यूशन अपने करना है, ये है आपने खुद से देखना है। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये भी आपने खुद से करने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है परसेंटेज कंपोजिशन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर।